अभिवादन। टैक्स लॉ में ना अक्सर कुछ कॉन्सेप्ट्स इतने मिलते जुलते लगते हैं कि कंफ्यूजन होना बड़ा नेचुरल है। हाँ बिल्कुल, स्पेशली जब लीगल लैंग्वेज इतनी प्रिसाइज होती है। एग्जैक्टली तो आज हम ऐसे ही एक बेहद इम्पॉर्टेंट और न्यूआंस्ड लीगल प्रिंसिपल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बनाम सुनील जीवनलाल किनारियावाला, जो 2003 का सुप्रीम कोर्ट केस है 1 SCC 660, उससे जुड़े कुछ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल सोर्सेज हैं। राइट, ये केस काफी लैंडमार्क माना जाता है इस स्पेसिफिक इशू पर। हाँ, और इस डिस्कशन का मिशन है ये एकदम क्रिस्टल क्लियर करना कि कब इनकम को डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल माना जाता है और कब वो सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ इनकम होती है। बेसिकली टैक्स लायबिलिटी पिन पॉइंट कहाँ होती है, किस पॉइंट पर इनकम टैक्स के दायरे में आती है। Exactly, this is the crux of the matter. Absolutely. ये डिस्टिंक्शन, although subtle, इसके implications बहुत significant है। टैक्स लायबिलिटी तय करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज भी काफी हो सकते हैं। और जैसा आपने पॉइंट आउट किया, द सुनील किनारीवाला केस, ये एक एक्सीलेंट प्रिज्म है जिसके थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को डाइसेक्ट कर सकते हैं। वील मेटिकुलसली एग्जामिन द फैक्ट्स ऑफ दिस केस, द प्रिसाइज लीगल रीजनिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल की, और वो पिवटल लैंडमार्क प्रेसिडेंट्स जिन्होंने फाइनल डिसीजन को शेप किया। और हाँ, जो कोर लीगल डॉक्ट्रिन्स हैं इसमें इन्वॉल्व, उन पर भी बात करेंगे। ओके, लेट्स अनपैक दिस कॉम्प्लेक्स इशू देन। सबसे पहले जरा फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करते हैं। इस केस के बेसिक फैक्ट्स क्या थे, मतलब कहानी शुरू कहाँ से हुई? राइट, तो कहानी शुरू होती है असेसी मिस्टर सुनील जीवनलाल किनारीवाला से। सोर्सेज में बताया गया है, पर्टिकुलरली पैरा 4 ऑफ सोर्स 1 में देख सकते हैं कि वो अहमदाबाद में एक पार्टनरशिप फर्म थी, MS किनारीवाला RJK इंडस्ट्रीज। ओके, उसमें 10% के हिस्सेदार थे, मतलब अ पार्टनर होल्डिंग अ 10% शेयर। 10%? ठीक है। हाँ। अब जो पिवटल इवेंट हुआ वो था 27 दिसंबर 1973 को। जैसा पैरा 4 सोर्स 1 और सेक्शन I सोर्स 2 में डिटेल्ड है, SSC ने एक ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट की। ट्रस्ट का नाम था सुनील जीवनलाल किनारीवाला ट्रस्ट। एक ट्रस्ट बनाया उन्होंने? जी, और इस ट्रस्ट डीड के जरिए उन्होंने असाइन किया अपना जो 10% हिस्सा था फर्म में, उसमें से 50% हिस्सा, आधा हिस्सा, हाँ, स्पेसिफिकली लिखा था राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग कैपिटल, मतलब कैपिटल नहीं, सिर्फ प्रॉफिट का हिस्सा। ये उन्होंने इस नए ट्रस्ट को असाइन कर दिया। इसके अलावा एक 5,000 रुपए की राशि भी ट्रस्ट को कैपिटल के तौर पर दी गई थी। और ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज कौन थे? उनके क्लोज फैमिली मेंबर्स थे, भाई की पत्नी, भतीजी और माँ। गॉट इट। तो इफेक्टिवली उन्होंने अपनी पार्टनरशिप से होने वाली आधी प्रॉफिट इनकम कैपिटल छोड़कर ट्रस्ट की तरफ मोड़ दी। जी। तो उनका क्लेम लॉजिकली यही रहा होगा कि भाई ये इनकम का हिस्सा तो कभी मेरी इनकम बना ही नहीं टैक्स पर्पसेस के लिए। असेसमेंट ईयर 1974-75 के लिए यही क्लेम था उनका। प्रिसाइजली, बिल्कुल यही। असेसमेंट ईयर 1974-75 के लिए असेसी में आर्ग्यू किया कि ये जो 50% हिस्सा था, जो करीब 20,141 रुपए बनता था उस साल, वो उनकी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। उनकी लीगल पोजीशन थी कि ये डाइवर्जन ऑफ इनकम एट सोर्स है। किस वजह से? बाय एन ओवरराइडिंग टाइटल जो ट्रस्ट डीड ने क्रिएट किया है। अच्छा, ओवरराइडिंग टाइटल। हाँ, लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर ITO ने ये बात नहीं मानी। जैसा पैरा 4 सोर्स 1 और सेक्शन I2 सोर्स 2 में मेंशन है, ITO ने इस अमाउंट को असेसी के हैंड्स में ही असेस किया। ITO का व्यू था कि ये असाइनमेंट जो है ये महज एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, मतलब इनकम पहले पार्टनर को अक्रू हुई, उसके बाद उसने अप्लाई की, डाइवर्जन नहीं है। और ITO ने सेक्शन 60 का भी जिक्र किया था। हाँ, ITO ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 60 को भी इन्वोक किया। उनका पॉइंट था कि इनकम को सेटल या असाइन किया गया है बिना अंडरलाइंग एसेट के ट्रांसफर के। एसेट क्या था? वो 10% शेयर इन द पार्टनरशिप फर्म, वो तो ट्रांसफर हुआ नहीं था। तो डिस्प्यूट असेसमेंट स्टेज पर ही शुरू हो गया। फिर मामला अपीलेट हायरार्की में कैसे आगे बढ़ा? हाँ, तो ये यूजुअल स्टेजेस से गुजरा। पहले अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर AAC के पास गया। इंटरेस्टिंगली AAC ने असेसी की अपील अलाउ कर दी। उन्होंने माना कि हाँ, ₹20,141 एक्सक्लूड होना चाहिए। अच्छा, एसएससी के पक्ष में गया फैसला? हाँ, इनिशियली। लेकिन फिर मामला इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ITIT में गया, रेवेन्यू यानी टैक्स डिपार्टमेंट की अपील पर। ट्रिब्यूनल ने AAC का डिसीजन रिवर्स कर दिया। पलट दिया फैसला?
सीईसी फिर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने, जैसा पैराफाइट सोर्स 1 में नोटेड है, एसएससी के पक्ष में फैसला दिया। हाई कोर्ट को लगा कि ये डाइवर्जन का केस है। हाईकोर्ट ने डाइवर्जन माना। किन केसेस पर रिलाई किया हाईकोर्ट ने? हाईकोर्ट ने कुछ प्रेसिडेंट्स पर रिलाई किया, जैसे सीआईटीवी, भाग्यलक्ष्मी इनको, और इम्पोर्टेंटली मुरलीधर हेमंत सिंह का वीसीआईटी। इस हाईकोर्ट जजमेंट के खिलाफ रेवेन्यू ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। और जब मामला एपेक्स कोर्ट पहुंचा तो पहला स्टेप था कि भाई एग्जैक्ट लीगल क्वेश्चंस क्या हैं जिन पर विचार करना है, उन्हें क्लैरिफाई किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा पैरा 7 सोर्स 1 और सेक्शन 2 सोर्स 2 में मेंशन है, जो ट्रिब्यूनल ने क्वेश्चंस रेफर किए थे वो थोड़े ओवरलैपिंग थे। उन्हें रिफ्रेम करके 2 डिस्टिंक्ट लीगल इश्यूज में ढाला। इन्हें समझना की है। हाँ, बताइए क्या थे वो रिफ्रेम क्वेश्चंस। पहला सवाल था, मैं कोट कर रहा हूं पैरा 7 से, वेदर असाइनमेंट ऑफ 50% आउट ऑफ द एसएससी's 10% शेयर इन फेवर ऑफ सुनील जीवनलाल किनारीवाला ट्रस्ट creates an overriding title in favor of the trust and whether the income accruing to the trust can be treated as the income of the SSC. ओके, क्या ओवरराइडिंग टाइटल बना और क्या वो इनकम एसएससी की मानी जा सकती है? Exactly. और दूसरा सवाल था, whether the sum of rupees 20,141 is not the real income of the SSC, but of Sunil Jeevanlal Kinariwala Trust and as such accessible only in the hands of the trust. क्या वो 20,141 रुपए एसएससी की रियल इनकम नहीं थी बल्कि ट्रस्ट की थी? ठीक है, यहीं पर मामला लीगली बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल और एप्लीकेशन ऑफ इनकम के बीच का जो फंडामेंटल फर्क है उसे कैसे समझाया? मतलब कोर लीगल डॉक्ट्रिन या टेस्ट क्या है यहाँ? देखिए, जस्टिस एसएसएम क्वाड्री, जिन्होंने बेंच के लिए जजमेंट दिया, उन्होंने इस पॉइंट पर एक्सेप्शनल क्लैरिटी दी है। पैराग्राफ 8 सोर्स 1 और सेक्शन 3B सोर्स 2 इसे बिल्कुल परफेक्टली कैप्चर करते हैं। कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि डिटर्मिनेटिव फैक्टर क्या है, वो है नेचर एंड इफेक्ट ऑफ द असेसीज ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग द अमाउंट। मतलब असेसी की जो जिम्मेदारी है उस पैसे को लेकर, उसका नेचर क्या है और उसका प्रभाव क्या है। नेचर एंड इफेक्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन। ठीक है, हाँ, अब इसे ब्रेक डाउन करते हैं। पहला, डाइवर्शन ओवरराइडिंग टाइटल। ये कब होता है? मैं पैरा 8 से कोट कर रहा हूं। When a third person becomes entitled to receive the amount under an obligation of an assessee, even before he could lay a claim to receive it as his income. इनकम मिलने का क्लेम करने से भी पहले। Exactly. ऐसे सिनारियो में इनकम सोर्स पर ही डाइवर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक सुपीरियर या ओवरराइडिंग टाइटल उस थर्ड पार्टी के फेवर में क्रिएट हो गया है, जो इफेक्टिवली इनकम को एसएससी की इनकम बनने से ही रोक देता है पहले ही। ओके, और एप्लीकेशन? दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ये सिचुएशन कब आती है? अगेन, कोटिंग पैरा 8, when after receipt of the income by the SSC, the same is passed on to a third person in discharge of the obligation of the SSC. इनकम मिलने के बाद? हाँ, यहाँ पर इनकम लीगली अक्रू हो चुकी है एसएससी को, उसने रिसीव कर ली है, उसके बाद जो पेमेंट हो रहा है वो एसएससी अपनी इनकम को महज यूज कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। तो ये डिस्टिंक्शन क्रिटिकली इस बात पर हिंज करता है कि थर्ड पार्टी का राइट कब अटैच होता है, एसएससी को इनकम मिलने से पहले या बाद में। इस प्रिंसिपल को सॉलिडिफाई करने के लिए कोर्ट ने किन लैंडमार्क प्रेसिडेंट्स पर रिलाई किया? प्रेसिडेंट्स तो कॉमन लॉ रीजनिंग की फाउंडेशन होते हैं। एब्सोल्युटली। कोर्ट ने बहुत मेटिकुलसली कई की प्रेसिडेंट्स को रिव्यू किया, जैसा सोर्सेज में डिटेल्ड है, अपने डिसीजन को ग्राउंड करने के लिए। 3 केसेस पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंशियल थे। पहला, प्रिवी काउंसिल रूलिंग्स रेफरेंस पैरा 9 ऑफ सोर्स 1 सेक्शन 4A ऑफ सोर्स 3। इसमें केस था बिजॉय सिंह दुदूरिया वर्सेस सीआईटी 1933। इस केस में एसएससी की स्टेप मदर को मेंटेनेंस मिलता था एक कॉम्प्रोमाइज डिक्री के तहत। अब क्रिटिकली इस डिक्री ने एसएससी की प्रॉपर्टीज पर एक चार्ज क्रिएट कर दिया था। एक चार्ज? अच्छा, हाँ। जैसा सोर्स 2 क्लैरिफाई करता है, इस चार्ज ने स्टेप मदर को ये अधिकार दिया कि वो मेंटेनेंस डायरेक्टली प्रॉपर्टी की इनकम से रिसीव करें बिफोर वो एसएससी के हाथों में पहुंचे। तो प्रिवी काउंसिल ने कहा ये डाइवर्जन है क्योंकि ऑब्लिगेशन सोर्स पर ही अटैच हो गई वाया द चार्ज। राइट, चार्ज की वजह से। दूसरा प्रिवी काउंसिल केस था पीसी मुलिक वी सीआईटी 1938। इसके उलट यहां पर एक विल के एग्जीक्यूटर्स को कुछ पेमेंट्स करने थे बेनिफिशियरीज को, लेकिन प्रिवी काउंसिल ने नोट किया कि ये ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज हो सकती थी ओनली आफ्टर एग्जीक्यूटर्स को प्रॉपर्टी से इनकम रिसीव हो जाए। ऑब्लिगेशन अटैच हुई इनकम रिसीट के बाद, इसलिए इसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम क्लासिफाई किया गया। समझ गया, एक में चार्ज था, दूसरे में नहीं।
प्रिसाइसली। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, द डेफिनेटिव टेस्ट, CIT v सीतलदास तीरथदास 1961, रेफरेंस पैरा 10 ऑफ सोर्स 1, सेक्शन IV.C ऑफ सोर्स 3। ये जजमेंट जो एमिनेंट जस्टिस हिदायतुल्लाह ने दिया था सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच के लिए, इसे वाइडली कॉर्नरस्टोन ट्रू टेस्ट माना जाता है डाइवर्जन और एप्लीकेशन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। आपने सीतलदास तीरथदास के ट्रू टेस्ट का जिक्र किया। क्या आप उस टेस्ट को एग्जैक्टली वैसे बता सकते हैं जैसे जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा था? लॉ में प्रिसाइस वर्डिंग अक्सर क्रूशियल होती है। जरूर। किनारी वाला केस में कोर्ट ने इस टेस्ट पर हेविली रिलाई किया और इसे वर्बेटम कोट करना समझने के लिए बहुत जरूरी है। जैसा पैरा 10 सोर्स 1 में स्टेटेड है और सेक्शन 4.C सोर्स 3 में डिटेल्ड है, जस्टिस हिदायतुल्लाह ने टेस्ट को इस तरह आर्टिकुलेट किया। In our opinion, the true test is whether the amount sought to be deducted in truth never reached the assessee as his income. क्या वो रकम सच में असेसी तक उसकी इनकम के तौर पर पहुंची ही नहीं? हाँ, आगे उन्होंने कहा, obligations no doubt there are in every case, but it is the nature of the obligation which is the decisive fact. ऑब्लिगेशन का नेचर डिसाइसिव है। बिल्कुल। There is a difference between an amount which a person is obliged to apply out of his income and an amount which by the nature of the obligation cannot be said to be a part of the income of the assessee. और उन्होंने mechanism भी clarify किया, whereby the obligation income is diverted before it reaches the assessee, it is deductible, but where the income is required to be applied to discharge an obligation, after such income reaches the assessee, the same consequence in law does not follow. डाइवर्शन डिडक्टेबल है, एप्लीकेशन नहीं। Precisely, और critically, collection के बारे में. It is the first kind of payment which can truly be excused and not the second. The first payment is a deduction, the second is a mere application to discharge an obligation. The first is a case in which the income never reaches the assessee, who even if he were to collect it, does so not as part of his income, but for and on behalf of the person to whom it is payable. मतलब अगर वो कलेक्ट भी करता है तो किसी और के बिहाफ पर, अपनी इनकम की तरह नहीं। Exactly. और इसी टेस्ट को सीतलदास तीरथदास केस में अप्लाई करते हुए कोर्ट ने पाया कि जो मेंटेनेंस पेमेंट्स असेसी अपनी वाइफ और चिल्ड्रन को दे रहा था एक कंसेंट डिक्री के तहत, वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम थे। अच्छा, सीतलदास में एप्लीकेशन माना गया। हाँ, क्योंकि हालांकि ऑब्लिगेशन थी, क्रिटिकली असेसी के प्रॉपर्टीज पर कोई चार्ज क्रिएट नहीं हुआ था जो इनकम को बिफोर इट रीच्ड हिम डाइवर्ट कर देता। दैट्स एक्सेप्शनली क्लियर। नेचर ऑफ द ऑब्लिगेशन और टाइमिंग कि इनकम रीचेस द असेसी एज हिज इनकम, पहले या नहीं, यही एब्सोल्यूट कीज है। अब इसे किनारी वाला केस पर वापस लाते हैं। हाई कोर्ट ने तो मुरलीधर हेमतसिंह पर रिलाय करके असेसी के पक्ष में फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुरलीधर हेमतसिंह को कैसे डिस्टिंग्विश किया? हाँ, वो डिस्टिंक्शन बहुत वाइटल है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे केयरफुली एनालाइज किया, रेफरेंसिंग पैरा 16, 17 ऑफ सोर्स 1, सेक्शन V ऑफ सोर्स 2, सेक्शन V.B ऑफ सोर्स 3। कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि मुरलीधर हेमतसिंह का VCIT 1966 का मामला फंडामेंटली डिफरेंट फैक्चुअल सिनेरियो था। वो केस था एक सब पार्टनरशिप क्रिएट करने का। सब पार्टनरशिप? अच्छा, ये क्या होता है? जब एक प्रिंसिपल फर्म का पार्टनर अपने इंडिविजुअल शेयर को इस्तेमाल करके एक अलग पार्टनरशिप बनाता है जिसे सब पार्टनरशिप कहते हैं, तो लॉ ये रिकॉग्नाइज करता है कि ये सब पार्टनरशिप एक सुपीरियर टाइटल अक्वायर कर लेती है उस शेयर ऑफ प्रॉफिट्स पर जो मेन फर्म से आ रहा है। सोर्सेस 2 और 3 में मुरलीधर हेमतसिंह की स्पेसिफिक फाइंडिंग कोटेड है। अ सब पार्टनरशिप क्रिएट्स अ सुपीरियर टाइटल and results in diversion of the income from the main firm to the sub-partnership before the same becomes the income of the partner concerned. इनकम पार्टनर की बनने से पहले ही। हाँ, एसेंशियली जो ओरिजिनल पार्टनर है वो महज एक कॉन्डुइट बन जाता है। वो इनकम रिसीव करता है नॉट इन हिज ओन राइट बल्कि ऑन बिहाफ ऑफ द सब पार्टनरशिप फर्म। तो क्रूशियल डिफरेंस ये है कि किनारी वाला केस में कोई सेपरेट लीगल एंटिटी जैसे सब पार्टनरशिप नहीं बनी थी, वो बस अपने प्रॉफिट शेयर का एक हिस्सा ट्रस्ट को असाइन करने का मामला था। एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात एक्सप्लिसिटली कही पारा 17 सोर्स 1 में। किनारे वाला केस में सिर्फ एक असाइनमेंट ऑफ अ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स था, सब पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। यहां पर कोर्ट ने सेक्शन 29(1) ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को सामने रखा। ये सेक्शन क्रिटिकल है। पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 29(1)। जी, जैसा पैरा 17 सोर्स 1 और सेक्शन V2 सोर्स 2 एंड 3 में एक्सप्लेन्ड है,
सेक्शन 29(1) साफ-साफ कहता है कि पार्टनर के इंटरेस्ट का असाइनी, जैसे यहाँ ट्रस्ट था, फर्म में पार्टनर नहीं बनता, ना ही उसे बिजनेस कंडक्ट में इंटरफेयर करने का कोई राइट मिलता है, ना ही अकाउंट्स मांगने का। तो असाइनी को मिलता क्या है? असाइनी का राइट सिर्फ उतना है कि उसे प्रॉफिट्स का वो हिस्सा मिले जो असाइनिंग पार्टनर को मिलता। क्रिटिकली, ये राइट टू रिसीव प्रॉफिट्स अक्रू होता है ओनली आफ्टर प्रॉफिट्स एसरटेन हो जाते हैं और लीगली पार्टनर को अक्रू हो जाते हैं। ये असाइनमेंट ट्रस्ट को पार्टनर या सब पार्टनर का स्टेटस या राइट्स नहीं देता जो इनकम को एट द सोर्स इंटरसेप्ट कर सके। इसलिए कोर्ट ने कंक्लूड किया, नो ओवरराइडिंग टाइटल वाज क्रिएटेड ट्रस्ट के फेवर में बिफोर द इनकम अक्रूड टू मिस्टर किनारीवाला। अच्छा, तो मतलब ट्रस्ट का अधिकार तभी शुरू होता है जब इनकम पार्टनर को मिल गई या अक्रू हो गई। बिल्कुल, टाइटल ओवरराइड नहीं हुआ सोर्स पर। So, what does this all mean in the final analysis? सितलदास तीरथदास टेस्ट अप्लाई करके और मुरलीधर हिम्मत सिंह का को डिस्टिंग्विश करके सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट क्या रहा किनारीवाला केस में? इस थरो एप्लीकेशन ऑफ एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपने डेफिनेटिव कंक्लूजन पर पहुंची। जैसा कंक्लूडिंग पैराग्राफ 19 सोर्स 1 और सेक्शन VI सोर्स 2 और 3 में एक्सप्लिसिटली स्टेटेड है, कोर्ट ने पाया कि एसएससी मिस्टर किनारीवाला ने जो असाइनमेंट ट्रस्ट के फेवर में किया था वो वाकई एप्लीकेशन ऑफ इनकम था, डाइवर्जन बाय ओवरराइडिंग टाइटल नहीं। इनकम पहले लीगली एसएससी को अक्रू हुई उसकी कैपेसिटी एज अ पार्टनर में। ओनली सब्सिक्वेंटली उसने उस अक्रूड इनकम का एक पोर्शन अप्लाई किया अपनी ऑब्लिगेशन अंडर द ट्रस्ट डीड को डिस्चार्ज करने के लिए। तो हाई कोर्ट का फैसला पलट गया। रिलेटिव पार्ट है जजमेंट का एज पर पैरा 19, वो ये है, Consequently, the share of the income of the SSC assigned in favor of the trust has to be included in the total income of the SSC. The questions are accordingly answered in favor of the revenue and against the SSC. टैक्स डिपार्टमेंट का व्यू जीत गया। तो अल्टीमेट टेक अवे हमारे लिसनर्स के लिए जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स नेविगेट कर रहे हैं वो ये है कि इनकम को डाइवर्टेड एट सोर्स मानने के लिए और प्राइमरी अर्नर के हैंड्स में टैक्स से बचने के लिए एक लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन या चार्ज होना चाहिए जो इनकम को इंटरसेप्ट करे बिफोर वो लीगली अर्नर को अक्रू हो या उस तक पहुंचे। बिल्कुल। अगर ऑब्लिगेशन सिर्फ ये है कि इनकम मिलने या अक्रू होने के बाद उसमें से पे करना है तो वो सिंपली एप्लीकेशन है और इनकम अर्नर के लिए टैक्सेबल रहेगी। प्रिसाइसली पुट, एकदम सही समझा आपने। टाइमिंग और लीगल नेचर ऑफ द ऑब्लिगेशन वीज़ावी द पॉइंट ऑफ इनकम अक्रूवल ये पैरामाउंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। ऑब्लिगेशन को असेसी के खुद के टाइटल से सुपीरियर टाइटल क्रिएट करना होगा एट द वेरी सोर्स, ताकि इनकम कभी असेसी की लीगली रिकॉग्नाइज्ड इनकम बन ही ना पाए। सोर्स 2 में जो एनालॉजी दी गई है वो काफी इलस्ट्रेटिव है। डाइवर्जन ऐसा है जैसे कोई नदी नेचुरली डाइवर्ट हो जाए एक पहले से मौजूद चैनल से बिफोर वो असेसी के रिजर्वर तक पहुंचे। और एप्लीकेशन ऐसा है जैसे असेसी अपने रिजर्वर में पानी जमा होने के बाद उसमें से पानी पंप करके बाहर निकालने का फैसला करे। टैक्स लायबिलिटी उसी मोमेंट अटैच हो जाती है जब इनकम लीगली असेसी को अक्रू होती है। सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन से फर्क नहीं पड़ता। ये वाकई एक सटल लेकिन फंडामेंटल लीगल डिस्टिंक्शन है जिसके टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सिग्निफिकेंट हैं। सुनील किनारीवाला केस बहुत पावरफुली इलस्ट्रेट करता है कि कोर्ट्स इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में कैसे अप्लाई करती हैं। होपफुली इस गहरी चर्चा से डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल बनाम एप्लीकेशन ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट अब ज्यादा क्लियर हो गया होगा। एब्सोल्युटली। और इस पर सोचते हुए जैसा सोर्स 2 के कंक्लूडिंग थॉट्स में हिंटेड है, ये हमें एक ब्रॉडर क्वेश्चन सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट्स या ऑब्लिगेशंस को किस हद तक स्ट्रक्चर कर सकता है ताकि टैक्सेशन का इंसिडेंस जेन्युइनली ऑल्टर हो जाए बिना एप्लीकेशन वर्सेस डाइवर्जन की लाइन क्रॉस किए। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। वो बाउंड्री कहाँ है? जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट्स, चार्जेस या असाइनमेंट्स की बात करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स और इवॉल्विंग एरिया है जिसे टैक्स प्रोफेशनल्स, एडवाइजर्स और बिजनेसेस कॉन्स्टेंटली नेविगेट करते हैं। दूसरे पोटेंशियल सिनेरियोज एक्सप्लोर करना जहां ये डिस्टिंक्शन ब्लर हो सकता है, शायद डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी या इनकम सोर्सेज के साथ, ये वाकई सोचने वाली बात है। और किनारीवाला केस के प्रिंसिपल्स इसमें एसेंशियल कंपास का काम करते हैं। दैट्स एन एक्सीलेंट पॉइंट टू पॉन्डर। इस बेहद इंसाइटफुल और डिटेल चर्चा के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।